मेरी कोशिश है कि जिस टाइप के भी क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले वो सभी तरह के क्वेश्चन में लेके आया हूँ और इससे बाहर आते भी नहीं है, सीधी सी बात है। तो आप इसी टाइप के क्वेश्चन कर लें। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमने चैप्टर किया था उपसेसिव यौगिक मींस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो क्या था कल क्लास में कुछ डिसबैलेंस हो गया तो मैं करा नहीं पाया क्वेश्चन को, तो हम उनके क्वेश्चन आज करेंगे। और क्वेश्चन को क्या करना है, आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। वैसे तो मैंने क्या डिटेल अगर देखनी है तो डिटेल वीडियो तो हमने कर ली, यहाँ पे ओनली क्वेश्चन को मैं कराऊंगा और जिसकी नीड होगी सॉल्व कराने की उसे सॉल्व भी कराऊंगा, और जिसकी नीड सॉल्व कराने की नहीं होगी तो आप डिटेल वीडियो में उसे देख सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर की पूरी कंप्लीटली क्लासेस हमने कर ली है। तो क्या है, बस इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। मेरी कोशिश है कि जिस टाइप के भी क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले वो सभी तरह के क्वेश्चन में लेके आया हूँ और इससे बाहर आते भी नहीं है, सीधी सी बात है। तो आप इसी टाइप के क्वेश्चन कर लें और 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। तो क्या है, एक एक करके क्वेश्चन हम करते हैं, आप समझें उसे। पहला क्वेश्चन देखो, समझाता भी चलूंगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन उसने बोला है कि यहाँ पे आपको बताना है उपसेसिव संख्या को परिभाषित कीजिए। क्या पूछा उसने, कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करना पूछा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हमारे क्या पढ़ाया था, याद करो। यहाँ पे हमने कुछ ऐसा किया था K4 Fe CN 6 इस तरह से किया था, याद है। ये उपसेसिव यौगिक था। तो हमने बोला था कोऑर्डिनेशन नंबर उपसेसिव संख्या जो होती है वो किसके इक्वल होती है, उपसेसिव बंधों की संख्या की। जितने उपसेसिव बॉन्ड बनाता है वो वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, उपसेसिव संख्या होती है इसकी। क्या होती है, उपसेसिव संख्या वही होती है। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाए इसने, इसका स्ट्रक्चर मैंने कराया था, 6 उपसेसिव बॉन्ड बनाए। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए इसने, 6। तो इसकी संख्या कितनी हुई, उपसेसिव संख्या 6 हुई। तो सीधी सी बात है, ये इसकी उपसेसिव संख्या 6 हुई। कहने का मीन्स ये है कि उपसेसिव संख्या जो होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है हमारा, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के। कोऑर्डिनेट बॉन्ड नंबर के लिखोगे और अच्छा रहेगा। अगर शॉर्ट में हम देखें तो क्या है इसका मीन्स, इसका मीन्स ये है। अब तो इसे रफ कर दूं ना, इसे तो समझ गया। तो सीधी सी बात है, अगर आप देखें कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो इक्वल होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड नंबर के। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे इतना ही कोऑर्डिनेट क्या होगा, बराबर होगा। इससे आपको क्या है, डेफिनेशन मैंने लिखा चुका हूं मैं, आप डायरेक्टली बता सकते हैं कितना होता है, क्या होता है। इक्वल होता है, बराबर होता है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन समझ आ गया। क्या पूछा उसने, उपसेसिव संख्या को परिभाषित कीजिए। मैंने बता दिया आपको उपसेसिव संख्या किसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है, किसके, जितने भी उपसेसिव बॉन्ड बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड नंबर के इक्वल होती है। मतलब उपसेसिव बंधों की संख्या के बराबर होती है उपसेसिव संख्या। पहला क्वेश्चन क्लियर है, समझ आ गया। दूसरा उसने बोला है क्या, एक दंतु, द्विदंतु और उभयदंतु लिगेंड से आप क्या तात्पर्य, प्रत्येक के क्या 2 उदाहरण दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। क्या पूछा उसने, मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड मींस आपको बताना है क्या, लिंगेट्स। ये लिंगेट क्या होते हैं, मोनोडेंटेड क्या होता है, बाइडेंटेड क्या होता है, ये लिंगेट आपको बताने, इसके एग्जाम्पल भी बताने विद एग्जाम्पल के। तो हमने किया था, क्या किया था हमने, याद करो। मैंने बोला एक्सप्लेनेशन अपने किए क्लास में, अगर किसी को एक्सप्लेनेशन देखनी है तो देख सकता है वहां पे। यहाँ पे मैं विद थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, बस बताऊंगा सब कुछ, क्योंकि थ्योरी क्लास में कर चुके। यहाँ पे आपको पता है आपको क्या करना है, एक दंतु मोनोडेंटेड क्या होता है, मैंने बोला था जो ओनली एक उपसेसिव बंध बनाता है वो क्या होता है, मोनोडेंटेड होता है। जो 2 बनाता है वो बाइडेंटेड होता है। ये बताया था ना, जैसे हमने किया भी था, याद करो। एक दंतुर मोनोडेंटेड का मीन्स क्या है, ये कितने बॉन्ड बनाएगा उपसेसिव, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अगर इसने कोऑर्डिनेट
बॉन्ड बनाया कितना, 1। ऐसा लिंगेड जो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ओनली 1, तो उसे बोलते हैं मोनोडेंटेड, मींस एक दंतुर। डेफिनेशन लिखा चुका हूं मैं, ठीक है। फिर आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनाएगा, उपसैसिव बंध कितने बनाएगा, 2 बनाएगा। कितने बनाएगा, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड 1 बनाता है तो मतलब उपसैसिव बंध 1 बनाता है तो एक दंतुर, उपसैसिव बॉन्ड 2 बनाता है तो द्विदंतुर, ठीक है। एक पढ़ा था हमने उभय दंतुर, उभय दंतुर में क्या पढ़ा था याद करो, बनाता तो वो एक ही बॉन्ड है, बनाता तो वो एक ही बॉन्ड है, लेकिन उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन के युग्म होते हैं, लेकिन वो दोनों को एक साथ यूज नहीं करता। इसका तो एग्जांपल आपको पता है, इसका एग्जांपल तो पता है ना आपको, जैसे हमारे पास NH3 है, NH3 है, आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन युग्म है इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या बना सकता है ये, सीधी सी बात है, आपको पता है कि एक दंतुर वो होते हैं जो एक उपसैसिव बंध बनाते हैं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, और आपको ये भी पता है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, पता है। तो पहला एग्जांपल आपके सामने, NH3 में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक जोड़ा है इलेक्ट्रॉनों का, है ना, तो क्या होगा, ये एक बॉन्ड बना लेगा, राइट। दूसरा एग्जांपल हमने देखा था, याद करो, NH2 CH2 CH2 NH2, ये था, याद करो। इस पे क्या है, एक यहाँ पे इसके पास और एक यहाँ पे, आपको पता है कितने बॉन्ड बना सकता है ये, एक तो यहाँ से बनाएगा और एक यहाँ से बनाएगा, तो ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, तो इसे क्या बोलोगे आप, द्विदंतु, 2 बॉन्ड बना दिया। अब तीसरी कंडीशन पे आते हैं, उभय दंतुर का मीन्स क्या होता है। उभय दंतुर का मीन्स होता है, देखो जैसे हमने पढ़ा था CN, ये था हमारे पास माइनस था, तो आपको पता है यहाँ पे C के पास भी क्या है, C के पास भी क्या है, C के पास भी क्या है, C के पास भी एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, और आपको पता है N के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर, कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर है, 2, लेकिन एक टाइम में ये एक ही यूज करता है। अगर इसने C की साइड से यूज किया तो N की साइड से यूज नहीं करेगा, अगर इसने N की साइड से यूज किया तो C की साइड से यूज नहीं करेगा, इसीलिए इसे बोलते हैं उभय दंतुर। उभय दंतुर का मीन्स दोनों साइड से, उभय का मतलब होता है कॉमन, उभय का मतलब क्या होता है, कॉमन है, इसकी दोनों साइड है, ये इधर से भी बना सकता है और उधर से भी बना सकता है, क्लियर। यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ आ गया। आगे देखो, संयोजकता बंध सिद्धांत को संक्षेप में बताइए, क्या बताना है हमें बतानी है, या वर्णन सिद्धांत की अभिधारणा दीजिए, उपसैसिव युग्म के वर्णन सिद्धांत की थ्योरी, दोनों मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई थी। वर्णन ने क्या बताया था, याद करो, याद है क्या, वर्णन थ्योरी देखनी है हमें, क्या, वर्णन थ्योरी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक मिनट रुको, यहाँ पे उससे एक मिस्टेक हुई है प्रिंटिंग में, क्या है, हमें क्या करना है, संयोजकता बंध सिद्धांत अलग है और वर्णन सिद्धांत अलग है, दोनों आपको पढ़ाए मैंने, एक एक करके समझेंगे, हमने क्या देखा, पहले वर्नर का सिद्धांत देख लेते हैं, हम वर्नर थ्योरी को देख लेते हैं, वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वर्नर ने क्या थ्योरी दी थी, मैंने पढ़ाया था, याद करो, हमने देखा था कि हमारे पास था क्या, K4 FeCN6, ये था। तो वर्नर ने बोला था कि जो हमारे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे तो उन यौगिकों को क्या बोलते हैं, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। तो वर्नर ने बोला था कि भाई जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उसमें 2 तरह की वैलेंसी होती है। कितने तरह की वैलेंसी होती है, 2 तरह की वैलेंसी होती है, एक को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, एक को बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, ये तो बताया था ना वर्नर ने। तो क्या, जैसे मैंने समझाया था क्लास में, याद करो, यहाँ पे हमारा Fe है, क्या है Fe से कितने जुड़े हैं, यहाँ पे 6 जुड़े हैं, कितने जुड़े हैं, 6 जुड़े हैं, 6
जुड़े, याद करो ऐसे किया था 6 जुड़े। उसने बोला था यहाँ पे जो द्वितीय संयोजकता होगी, द्वितीय संयोजकता का मीन्स जो उपसहसंयोजी बॉन्ड होंगे, उसने सिंपल सी याद करो, उपसहसंयोजी बॉन्ड, उपसहसंयोजी बंध जो बन रहे थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बन रहे थे, उसने क्या बोला था उसको, द्वितीय संयोजकता। याद है ना, जो हमारे हमारे जो ये आयन बॉन्ड बना रहे थे, जो क्या बना रहे थे, ये आयन बॉन्ड बना रहे थे, उसने इसको बोला था प्राथमिक संयोजकता, प्राइमरी वैलेंसी। और जो यहाँ पे उपसहसंयोजी बंध बन रहे थे, उसने बोला था उनको द्वितीय संयोजकता, सेकेंडरी वैलेंसी। याद है ना, तो वर्णन ने यही तो बताया था, वर्णन ने बताया था कि जो हमारे उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, उसमें 2 तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उसने जो आयन बॉन्ड बनाते हैं उनको बोला था प्राइमरी, और जो उपसहसंयोजी बॉन्ड बनते हैं उसको बोला था उसने सेकेंडरी। क्लियर है, यही तो पढ़ा था ना आपने। तो क्या है आपको पता, उसने ये बोला था कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसको डॉट डैश से दिखाते हैं, कटी हुई लाइन से, और आपको, और जो हमारे उपसहसंयोजी बंध होते हैं उनको स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं, एकदम सीधी लाइन से दिखाते हैं। क्लियर, बर्नर का सिद्धांत याद आ गया, बाकी डिटेल मैंने पढ़ाया है आपको, आप देख सकते हैं उसको। तो क्या है, बस बर्नर का इतना माइंड में आप याद रखना कि बर्नर ने बताया था कि उपसहसंयोजी जो यौगिक होते हैं हमारे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं, उसमें क्या, उसमें 2 तरह की वैलेंसी होती है। कितने तरह की वैलेंसी होती है, 2 तरह की वैलेंसी होती है। जो आयन वैलेंसी बनाते हैं उसने उसको बोला था प्राइमरी वैलेंसी, जो उपसहसंयोजी बंध बनते हैं उसने उसे बोला था सेकेंडरी वैलेंसी, द्वितीय संयोजकता। बात खत्म, इतना बताया था, बाकी डिटेल मैंने आपको पढ़ाई थे। और उसने बोला था इसको दिखाते हैं आप स्ट्रेट लाइन से, इस तरह से दिखाते हैं, और आप जैसे के जुड़े हैं इससे, के को दिखाते हैं आप इस तरह से कटी हुई लाइन से। यही तो बताया था उसने, याद करो, ये कटी हुई लाइन बनानी है, मेरी डायरेक्ट लाइन बन गई, ठीक है, कटी हुई लाइन से, कोई दिक्कत। और एक चीज और बताई थी, ये होते हैं आयनिक, ये जो प्राइमरी जो वैलेंसी होती है हमारी, प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो होती है आयनिक। आयनिक मींस आयंस की फॉर्म में बनते हैं जब बॉन्ड टूटेंगे तो। और ये जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ये होती है अनायनित, इसमें आयंस नहीं बनते। मैंने वहां पे कॉन्सेप्ट भी सिखाया था, आयन कब बनते हैं, आयन जब बनते हैं जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को, एक एटम दूसरे एटम को क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन दे दे। मींस एक परमाणु तो इलेक्ट्रॉन को लूज करे और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन को गेन करे, तब हमारे कैसे बनते हैं, आयनिक बॉन्ड बनते हैं। तो वर्णन ने बताया था ये जो है के का जो बॉन्ड है वो कैसा है, आयनिक। और उसने बोला था यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये है अनायनिक। और आपको पता है अनायनिक कब बॉन्ड बनते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करें। इलेक्ट्रॉन को शेयर करें मींस इलेक्ट्रॉन का साझा करें, कोई भी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ना दे। तो सीधी सी बात है, CN ने और Fe ने इलेक्ट्रॉनों को क्या किया है, साझा। तो यहाँ पे इसलिए ये आयनिक नहीं है। पूरा बनना सिद्धांत याद हो गया, इतना ही तो बोला था उसने। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी को आयनिक वैलेंसी बोला था, मैंने रीजन भी बता दिया क्यों बोला था, ठीक है। फिर सेकेंडरी वैलेंसी को अनायनिक बोला था, मैंने रीजन भी बता दिया अनायनिक क्यों बोला था। अनायनिक बोला था क्योंकि इसने अगर ये Fe को इलेक्ट्रॉन देता तो क्या होता, ये आयनिक हो जाता, लेकिन CN ने और Fe ने इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, शेयर किया है, इसलिए ये अनायनिक होता है। बर्नर सिद्धांत समझ आ गया, कोई दिक्कत किसी को। फिर बोला था उसने संयोजकता बंध सिद्धांत है, सहसंयोजकता जो बंध सिद्धांत था, मींस मैंने बोला था ऐसा बोलते हैं हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैंने बोला भी था आपसे, ध्यान रखना इसको, शॉर्ट में हम VBT भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, VBT। VBT का मीन्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या बताया था, देखो आप देखेंगे हम VBT में क्या बोला था। देखो क्वेश्चन सब रिवाइज भी कर रहे हैं हम, अच्छे से समझ भी रहे हैं, और यही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, इनसे अलग क्वेश्चन आते भी नहीं है, सीधी सी बात है। आगे देखो, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मीन्स होता है VBT। VBT याद करो क्या बोला था उसने, क्या बोला था VBT में। VBT में उसने बोला था क्या, कि जब ये बॉन्ड बनते हैं,
क्या बनते हैं? जब बॉन्ड बनते हैं तो सीधी सी बात है, उसमें जो हमारे ये उपसहसंयोजी केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है, किसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बोला था कि जो केंद्रीय परमाणु होते हैं उनके पास डी कक्षक खाली होते हैं। पहली बात उसने यही बोली थी कि डी कक्षक क्या होते हैं? उसके खाली होते हैं। तो जिससे क्या होता है? जिससे जो हमारे लिगेंड होते हैं जो आके इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो खाली डी में ले लेते हैं, ये बोला था पहली बात उसने। दूसरा उसने ये बोला था कि वो क्या करते हैं? एसपी डी जो कक्षक होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, आपस में मिल जाते हैं और मिलके क्या बनाते हैं? संकरण बनाते हैं। देखो समझो कैसे बोला था उसने, याद करो। जो हाइब्रिड बनाते हैं, हाइब्रिड जो होता है, हाँ, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है अभी बताने वाला। तो यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो, अब हम क्या, पहला हाइब्रिडाइजेशन समझ गए, अब उसको समझना जरूरी है हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि कल की क्लास में तुम्हें पता है थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया था तो मुझे बीच में रोकनी पड़ी थी क्लास। तो क्या उसको समझेंगे, पहले क्या था, हम अच्छे से समझेंगे उसको, क्या बोला था उसने, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, किस तरह से होता है, उसको फील करके पढ़ेंगे हम। अब यहाँ पे देखो क्या है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करें। जैसे हमारे पास है कई सारे एग्जांपल, जैसे ये है हमारे पास FeCN6-4। देखो सिखाता हूं मैं, हम VBD को समझ रहे हैं, किसे समझ रहे हैं? VBD को। VBD क्या बताते हैं? जब तक तुम्हें संकरण समझ नहीं आएगा, हाइब्रिडाइजेशन समझ नहीं आएगा तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। समझो यहाँ पे क्या था हमारे पास, FeCN6 और -4, ठीक है, ये है ना। अब निकालें इसका संकरण कैसा होता है। देखो पहले आपको इसका जो डी ब्लॉक में मैंने पढ़ाया था, किस तरह से कहां से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो पता होना चाहिए, याद है ना? आपने निकाला था, आपको याद होगा शायद। देखो क्या था, आपको पहले इसका पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 26 होता है। 26 होता है ना। तो हमारा एटॉमिक नंबर Fe का कितना है? Fe का एटॉमिक नंबर है 26 होता है। आपको याद है कि इसका आउटर सेल जो आता है, आउटर सेल मींस बाह्य कोश जो आता है, जो बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। एक तो बाह्य कोश लेता है, आउटर सेल लेता है, उससे एक अंदर वाला भी लेता है 3D है, एक में लेता है 4D, क्योंकि वो सीरीज के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा था डी ब्लॉक में। तो आपको पता है जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप, तो कैसे लिखते हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था आपको, सिखाया था ना। यहाँ पे देखो क्या होगा, बिल्कुल बच्चों की तरफ दोबारा सिखा देता हूँ। 1s2 होगा फर्स्ट सेल में गया, फिर 2s2 होगा, फिर 2p6 होगा, याद है ना। 2p6 हो गए, कितने हो गए? 10 हो गए हमारे पास। फिर क्या आएगा? 3D आएगा, बहुत बढ़िया। 3s2 आएगा, फिर क्या आएगा? 3p6 आएगा, फिर आएगा 4s2, फिर आएगा हमारा 3D। मैंने बोला था भरने का क्रम ऐसे ही होता है, भरने का जो सीक्वेंस होता है, इलेक्ट्रॉन को फिल करने का जो सीक्वेंस होता है वो ऐसे ही होता है, लेकिन हम इसको 3D को 3 के क्रम से पहले लिख देते हैं फालतू में, नंबर के अकॉर्डिंग। हम इसको लिख ऐसे सकते हैं, जब आपको डी ब्लॉक पढ़ाया था तब भी ये बात मैंने बताई थी कि हम लिख ऐसे देते हैं इसको, कैसे? यहाँ पे 3p6 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 3D में कितने बचे? यहाँ पे कितने बचे? 6 बचे। आपको पता है यहाँ तक 18 हो जाते हैं, 18 हो जाते हैं ना, और आगे को ये बच जाते हैं। तो क्या होता है? 6-4s2। लिखने को हम ऐसे लिखते हैं नंबर के अकॉर्डिंग, 3 वालों को पहले, 4 वालों को बाद में, लेकिन भरने का सीक्वेंस अपना ये रहता है। तो हमें इससे तो मतलब होता नहीं, आपको पता है, हमें तो बस बाहर वाले से होता है, क्योंकि बॉन्ड बाहर वाले बनाते हैं। और आप क्या पढ़ रहे हो? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो पढ़ रहे हो, बैलेंस ही बॉन्ड ही देख रहे हो कैसे कैसे बनते हैं। तो बॉन्ड बनाने में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? मैंने बताया था भाग लेते हैं, ये भाग लेते हैं। तो आपको इनसे मतलब ही नहीं है। मैंने वहां पे भी बताया था कि यहाँ तक कितने हो गए,
18 हो गए, 18 हो गए, और 18 किसका परमाणु क्रमांक होता है? Ar का, याद है ना? तो मैंने बोला था इसको हम Ar लिख देते हैं, ये वाली बात याद है ना पहले, ठीक है? तो हमें अंदर वाले से मतलब नहीं होता है, इनसे मतलब होता है। अब आ जाओ, यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। पहले इसका रियल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे जो रियल में है, बिना इलेक्ट्रॉन लिए दिए। तो आपको पता है इस तरह से है ना, आप बनाओ इसका कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन जब आप बनाओगे तो आप इस तरह से देखोगे, इस तरह से देखोगे। देखो बनाएंगे कॉन्फ़िगरेशन हम रियल वाले के अकॉर्डिंग, रियल वाले के अकॉर्डिंग। कौन से के? पहले 4s आया होगा आपके पास, 4s भरा होगा आपने, फिर आपके पास d भरा होगा, 1 2 3 4। यहाँ पे आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे पता है आपको कितने? 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। कोई दिक्कत? ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन है, ये डी ब्लॉक में आपने सीखा था। उसके बाद आपको पता है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अभी क्वेश्चन पे नहीं थे हम, इससे दो चीजें सीख रहे हैं, एक तो क्वेश्चन निकालना सीख रहे हैं, एक हम बीवीटी को सीख रहे हैं। बीवीटी को क्या मतलब होता है इसका, यहाँ पे फिर आप मैं एक्सप्लेन करूंगा, एकदम समझ आएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं अयुग्मित। इसमें क्या होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है, डाईमैग्नेटिक होता है, और इसका तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे, ये कलरफुल होगा, अनकलर होगा, तो वो क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे। वो क्वेश्चन पूछता है पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय क्वेश्चन पूछता है वो, तो वो यहीं से निकलेंगे, ध्यान से समझ लो इसे। ये हो गया। अब देखो, अब आ जाओ इस पे आ जाओ। अब अभी तो क्वेश्चन पे नहीं थे, अभी तो नॉर्मल बातें चल रही थी जो पहले पढ़ी थी हमने। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर देखो कितना है, निकालना आपको बताया था मैंने। क्या जिसका निकालोगे आप ऐसे करोगे Fe, फिर प्लस कर दोगे Cn कितने? 6, तो 6 इंटू Cn, और मैंने बोला था फाइनली जो भी चार्ज आप सामने लिख दोगे, कितना है फाइनली? -4। -4 हो गया। वैसे तो मैंने सिखाया था, आपको पता है +2 आता है, इसका +2 आता है ना, लेकिन फिर भी चलो रिवाइज हो जाएगा। Fe हो गया, Fe आपको पता है इसका -1 होता है, बराबर -4। आपको पता है मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? -6। -6 को साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? +6, और -4 कैंसिल कर देगा, क्या आएगा? +2। तो Fe इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या +2 आई। आप अब +2 का निकालोगे, किसका निकालोगे? +2 का। +2 का मीन्स मैंने कितनी बार आपको समझाया है, ऑक्सीडेशन नंबर का मीन्स होता है कितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं, दिए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, लिए हैं। तो यहाँ पे +2 से क्या दिख रहा है आपको? सीधी सी बात है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तभी तो +2 आया होगा। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको। आपको पता है कि भरने का सीक्वेंस ये होता है, भरने का सीक्वेंस ये होता है, लेकिन निकलने का सीक्वेंस ये होता है, क्योंकि पहले सबसे बाहर वाले कोष से निकलेगा, सबसे आउटर सेल से निकलेगा। ये मैंने सिखाया था डी ब्लॉक में, याद करो। दोनों चीज बताई थी, लिखने का क्रम कैसा होता है, निकलने का जो सीक्वेंस होता है वो कैसा होता है। तो कहां से निकलेगा? पहला 4s से निकल गया। अब 4s से निकल गया तो भाई हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकल गए, तो हमारे पास डी में इलेक्ट्रॉन बचे ओनली। इसमें 1 2 3 4, डी में तो इतने के इतने ही है, क्योंकि डी से थोड़ी निकला कोई भी इलेक्ट्रॉन। डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब सीख जाओगे अभी कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पे एस अपना क्या है? खाली है, एस अपना खाली है। अब आपको पता है जब आपने 4 सेल में एंट्री कर दी, तो 4 सेल से भी ये ध्यान रखना, जहां तक आपने इलेक्ट्रॉन की एंट्री कर दी वहां तक आपको मतलब है। जैसे यहाँ पे 4s है, तो 4 सेल में एंट्री कर दी, तो 4 सेल के जितने भी सब सेल है सबसे मतलब है आपको। क्या 5 से मतलब है? नहीं, 5 में एंट्री नहीं की। जहां पे आपकी एंट्री नहीं होगी, आपका रोल क्या होगा? वहां पे कुछ नहीं ना। तो यहाँ पे आपने जहां एंट्री कर दोगे आप, उसके सब जितने भी सब सेल होंगे, मतलब कोष होंगे, सब आप ले सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे आपको पता है 4 में एंट्री कर दी, तो क्या आपको पता है कि 4p खाली नहीं होगा? 4p में तो भरा ही नहीं आपने, तो 4p भी आपका क्या होगा? खाली होगा। 4p भी क्या होगा? खाली होगा। क्या 4d खाली नहीं होगा? 4d भी खाली होगा, तो 4d भी आपका खाली होगा। 1 2 3 4, बात समझ आ रही है? क्योंकि जब आप चौथी सेल में घुस गए, तो चौथी सेल में जितने भी सब सेल है कोष है, सबसे मतलब है आपको। आपको वहां पे देखना कितने खाली बच गए, कितने भर गए।
तो आपको पता है बस आपके पास ये दिख रहा है भरा हुआ आपको, बाकी सब खाली दिख रहे हैं, खाली दिख रहे हैं ना। अब आ जाते हैं ये CN कैसे बॉन्ड बनाएगा। अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन मीन संकरण का मतलब क्या होता है, वो कैसे होता है। दो तरह के होते हैं, आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिख रखा है, एक सीरीज दे रखी है। एक तो होते हैं हमारे सॉलिड फील्ड लिगेंड, सॉलिड फील्ड लिगेंड, और एक होते हैं वीक फील्ड लिगेंड। सॉलिड फील्ड लिगेंड का मीन्स होता है जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड का मीन्स समझ रहे हो, लिगेंड का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को देना। यहाँ पे मैं टेबल लगाया नहीं मैंने, लेकिन आपको याद दिला दूंगा, एनसीईआरटी में लिख रखा है साफ साफ टेबल, तो वहां पे जो सॉलिड फील्ड लिगेंड है वो भी लिख रखे हैं और वीक फील्ड लिगेंड वो भी लिख रखे हैं, आप एक बार उसे देख लेंगे। यहाँ पे मैं क्वेश्चन तो करा रही हूँ, ठीक है, उसे देख लेना। तो सॉलिड फील्ड लिगेंड का मीन्स होता है, लिगेंड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना। लिगेंड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर देके, जोड़ा देके बॉन्ड बनाना, यही होता है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन देगा, फास्टली इलेक्ट्रॉन देगा, वो क्या माना जाएगा, सॉलिड लिगेंड। जो रो के, ऐसा होता है ना लाइफ में कोई चीज देते तो है, बड़े रो के देते हैं, तो वो कौन होगा, वो वीक फील्ड लिगेंड होगा। आप तो जनरल भाषा में समझ लो अच्छे लिगेंड और बुरे लिगेंड, ये तो आप याद ही कर सकते हो ना। अच्छे लिगेंड वो होंगे जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे देंगे, बुरे लिगेंड वो होंगे तो देंगे तो इलेक्ट्रॉन, लेकिन रो के देंगे, बस बात खत्म। तो यहाँ पे क्या है, CN क्या है, CN है सॉलिड फील्ड लिगेंड। कैसा लिगेंड है, सॉलिड फील्ड लिगेंड। और सॉलिड फील्ड लिगेंड का अब आपको पता है इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है, और आपने CN के 6 इलेक्ट्रॉन के पेयर आए होंगे, क्योंकि आप CN आए होंगे 6 आए होंगे 6, और 6 CN ने आकर 6 इलेक्ट्रॉन खाली कक्षक में डाले होंगे। ऐसे किया होगा ना, तब ये बन गया होगा, बना होगा। आप समझो वीक फील्ड और सॉलिड फील्ड लिगेंड का मीन्स क्या होता है, वो करते क्या है, तभी आप निकाल पाओगे पैरामैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक क्या होता है इस कॉन्सेप्ट से, क्योंकि अपने लेकर आए क्वेश्चन उस टाइप के। जैसे ही CN आएगा तो सॉलिड है, और जनरल भाषा में पता है सॉलिड को देखकर सब भाग जाते हैं ना, ऐसा होता है। देखो जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जब सॉलिड फील्ड लिगेंड आएगा क्या होगा, सॉलिड फील्ड लिगेंड आएगा, ये ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली पेयर बन जाएंगे। अब देखो इससे क्वेश्चन अगर उसने पूछ लिया कि पीटी चुंबकीय है या अनुचुंबकीय, तो आपको पता है CN के आदि सब क्या हो गए, पेयर। पेयर का मीन्स यही तो कहानी होती है इसकी, सब क्या हो गए। अब आपको बताइए दोनों इधर जाएंगे तो कितने बन गए, 3 पेयर में चेंज हो गए, 3 पेयर में चेंज हो गए। अब बताओ ये पैरामैग्नेटिक है डाईमैग्नेटिक, पृथ्वी चुंबकीय अनुचुंबकीय, सब पेयर हो गए, पृथ्वी चुंबकीय है ये। ऐसे निकालते हैं हम पैरामैग्नेटिक कैसा होता है। हाँ, आप तो लिगेंड को देखते ही बता दोगे, लिगेंड आपने देख लिया, आपको ये निकालना आना चाहिए, लिगेंड देखते ही बता दोगे, सॉलिड फील्ड होगा, युग्मित कर देगा सबको, और युग्मित होते ही पृथ्वी चुंबकीय हो जाएगा। तभी तो मैंने बोला वो टेबल है, आप देख लेना उसको एक बार। हो गए ना। अब आपको पता है 3 में आ गए ये सब, कितने में आ गए, 3 में, तो 2 D बचे ना, खुश हो जो 2 D बचे, तो 2 D बचे हमारे खाली, कितने D बचे, 2 D। अब संकरण पे आने वाले हैं हम, कितने D बचे हमारे पास, 2 D बचे खाली। अब आपको पता है 6 आने हैं, कितने आने हैं, 6 आने हैं। अब 6 आने हैं CN, तो 6 CN, 6 ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि एक CN 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में डालेगा, तो 6 कितनों में डालेंगे, 6 ऑर्बिटल में। तो कितने खाली ऑर्बिटल चाहिए, 6 चाहिए ना। आपको पता है 2 तो D के खाली हो गए, एक आपके पास S खाली है, तो S को भी ले लिया, S को ले लिया। P के कितने खाली पड़े हैं, 3 ये भी ले लिए, तो कितने हो गए, 6 हो गए। ये होता है हाइब्रिडाइजेशन संकरण। क्या करता है, जब हमारा लिगेंड आता है तो लिगेंड आने से जैसे ही लिगेंड आना स्टार्ट होता है तो जो भी ये खाली होते हैं आपस में मिल जाते हैं। क्यों मिलते हैं वो रीजन पता है, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन का पेयर डालना है, जितने पेयर डालने होते हैं इतने मिल जाते हैं। अब इन्हें कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर डालने हैं, 6 पेयर डालने हैं, तो देखो 6 मिले, 6 मिल गए, कोई दिक्कत। और लेकिन जैसे ही मिलते हैं क्या बन जाता है, जैसे ही ये मिलते हैं इनकी सबकी ऊर्जा समान हो जाती है, इसी को संकरण कहते हैं। समझ आया। अब देखो यहाँ पे S के कितने हैं, 1, P के कितने हैं, 3,
और डी के कितने हैं 2, तो कौन सा संकरण हुआ sp3d2। इतना इजी है संकरण निकालना। ऐसा होता है संकरण, समझ आया? संकरण कैसे होता है? ऐसे हमारा संकरण होता है। क्या होगा, जैसे ही भी वो आएंगे तो जितने पेयर डालने हैं उनको इलेक्ट्रॉन के, इतने कक्षक ऑर्बिटल आपस में मिल जाएंगे और पेयर को ले लेंगे। देखो इन्हें कितने पेयर डालने थे, 6 पेयर डालने थे, तो यहाँ पे 6 के 6 ऑर्बिटल क्या हुए, कक्षक क्या हुए, आपस में मिले और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन का पेयर इसमें ले लिया। ये नहीं है, जितने भी खाली होंगे, चाहे वो s के हैं, चाहे p के हैं, चाहे d के हैं, सब आपस में मिल जाएंगे और हमारा संकरण हो जाएगा। इसे कहते हैं संकरण। कौन सा हुआ, sp3d। यहाँ पे लिखा क्यों है, s का एक ही है, p के कितने मिले 3, तो 3 लिख दिया, d के 2 मिले तो 2 लिख दिया, काम खत्म। समझ आया? अब आते हैं बीबीडी पे। बीबीडी ने क्या बोला था, बीबीडी ने बोला था कि जो हमारे केंद्रीय परमाणु होते हैं उसमें डी कक्षा खाली होते हैं, और डी कक्षकों में क्या लेते हैं, वो क्या लेते हैं, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन का पेयर लेते हैं। देखो ले रहे हैं ना डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का पेयर, ले रहे हैं ना यहाँ पे। ये पहली लाइन बोली थी उसने, पहली लाइन बोली थी। दूसरी लाइन क्या बोली थी बीबीडी में, उसने बोली थी जैसे ही हमारा लिगेंड आता है, क्या आता है हमारा लिगेंड आता है, एसपीडी आपस में मिलकर संकरण कर लेते हैं। किया है नहीं किया संकरण? देखो बीबीडी यही बोला था उसने, और क्या नया बोला था ना बीबीडी में यही, क्या कि खाली डी कक्षक क्या करते हैं, लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं अपने में। तो देखो आपको पता है ले रहे हैं, ये डी वाले तो हैं जो ले रहे हैं। दूसरा क्या बोला था उसने, दूसरा बोला था sp_d मिलकर संकरण बनाते हैं, संकरण करते हैं, बना रहे। दोनों पॉइंट बोले थे, दोनों पॉइंट बीबीडी के क्लियर हो गए, किसी को दिक्कत नहीं ना? आप देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो कि आपको पता चला, और जब ये मिक्स हो जाएंगे तो यहाँ पे वैसे तो आपको पता है S की एनर्जी अलग होती है, P की एनर्जी अलग होती है, D की एनर्जी अलग होती है, लेकिन जब ये संकरण करते हैं तो इन सब की इस टाइम पे एनर्जी सेम रहेगी, क्योंकि आपको पता है जब ये एक साथ रह सकते हैं जब एनर्जी इनकी सेम होगी। ये होता है संकरण। तो दोनों शायद आपको बीबीडी समझ में आई होगी। मेन पॉइंट दो ही है बीबीडी के, एक तो डी कक्षक, खाली डी कक्षक में। अब आपको पता है उसने पहली लाइन जो बोली थी, इसका एक मीन्स और भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे डीबी तो खाली है, यहाँ पे डीबी तो खाली है ना। अगर हमें जरूरत इस वाले डी की पड़ती तो ये भी ले लेता, नहीं बात समझ आई? अब तो यहाँ पे काम हो गया, हमें इस डी की जरूरत पड़ी नहीं, जो खाली डी है। अगर इसकी जरूरत पड़ती तो ये भी तो ले लेता ना, क्योंकि ये भी तो खाली है। तो पहली लाइन उसने यही बोली थी कि भाई डी कक्षक खाली होते हैं जिसमें लिगेंड के वो इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेते हैं। यहाँ पे खाली हो गया, अच्छी बात है, वरना वहां पे खाली पड़ा था। दूसरा क्या बोला था, sp_d मिलकर आपस में संकरण बनाते हैं। यही मैम दो बोली थी उसने बीबीडी में, दोनों हमने सीख ली। क्लियर? आगे देखो, अब आते हैं पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक पर। किस पर? पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक क्वेश्चन पर। ये हेल्प करेगा उसमें हमारी, मतलब पृथ्वी चुंबकीय और अनुचुंबकीय पे ये हेल्प करेगा, ये हमें सब में हेल्प करेगा क्वेश्चनों में। अब आ जाओ उस पर। पहले बात ये बताओ, जितने क्वेश्चन है सब समझ आ गए ना? ये आ गया, मतलब फ्रेंड संख्या आ गई, एक दंतुर, उभय दंतुर, द्विदंतुर समझ आ गए। उसके बाद बीबीडी समझ आ गई, वर्नर सिद्धांत समझ आ गया। ये थे इसके थ्योरिकल इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो आपको 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरिकल इसके, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या देखा, हमने आगे देखा, ये देखो अब देखा क्या हमने, अब देखने हमें, अब देखना है हमें भाई, आपने पढ़ा था क्या, समवन्य समूह लिगेंड उपसहसंयोजक संख्या। उसने क्या बोला, इनको उदाहरण से बताना है आपको। ये क्वेश्चन भी आता है, ये क्वेश्चन भी आता है। इनकी सबकी थ्योरी मैंने कराई है। लिगेंड की थ्योरी करी है ना हमने, समवन्य जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर था उसकी थ्योरी की है ना आपने। अरे कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर सब पढ़ाए थे ना मैंने। लिगेंड तो आप उपसहसंयोजक संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर तो अभी भी बताया था। तो इन सबको एग्जांपल से पूछता है वो। आपको पता है, एक बार रिवाइज करा दूं, जैसे हमारा था K4 FeCN6, ये था ना। आपको पता है
ये क्या होता है हमारा, इसी को बोलते हैं हम, ये जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, कोष्ठक के अंदर होता है, इसको क्या बोलते हैं याद करो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, समन्वय मंडल, ये समन्वय सत्ता, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसी को बोलते हैं ना। थ्योरी आपको कराई है ना मैंने, ठीक है। इसको क्या बोलते थे हम, इसको बोलते थे आयन, मेटल आयन, मेटल आयन बोल दो या सेंट्रल एटम आयन बोल दो, मतलब चाहे तो आपको धातु आयन बोल दो, चाहे इसको केंद्रीय परमाणु आयन बोल दो, इसी को बोलते हैं ना। सबकी थ्योरी लिखा है ना, इसी को बोलते हैं ना, याद करो। आपको बताए ये जो था, ये क्या था, ये था उपसहसंयोजी बंधों की संख्या, तो क्या था ये, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नंबर ही तो था, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन नंबर। याद है ना, आपको पता है ये जो लगे होते हैं इसको बोलते हैं लिगेंड, ये लिगेंड होते हैं ना। आपको पता है ये क्या होता था, ये क्या होता था हमारा, ये होता है हमारा सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु, आयन की फॉर्म में होगा आयन बोलोगे, एटम की फॉर्म में होगा तो एटम बोलोगे। फिर उसके ऊपर कुछ चार्ज आता है, जैसे अभी इसका तो निकाल चुका है, +2 है, कितना है, +2, इसको क्या बोलते हैं आप, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। सब याद है ना, सब याद रखना अच्छे से, क्योंकि इनकी थ्योरी पूछी जाती है। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे बोलते हैं आप लिगेंड किसे बोलते हैं, और यहाँ पे जो हमारे क्या है, समन्वय सत्ता या समन्वय मंडल मीन्स कोऑर्डिनेट स्फीयर किसे बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे बोलते हैं, अच्छे से याद रखना, सबको पूछता है। बस इतने क्वेश्चन है जो थ्योरिकल स्क्रैप चैप्टर में पूछे जाते हैं, बाकी कोई थ्योरिकल क्वेश्चन नहीं आता। अब आते हैं इसके दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे जो पूछता है, ये पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक। अब आप संकरण तो समझ गए, एसपीडी ये तो समझ गए ना, आप समझो यहाँ पे। अब देखो इसने पूछा है पहले, आयन प्रति चुंबकीय है। पहली बात देखो, मैं ट्रिक भी बताऊंगा, आप इसे सोच के भी लिख सकते हो, बिना कुछ संकरण निकाले सोच के भी लिख सकते हो। आपको बता, देखो पहले तो हम करेंगे डार्कली जाके, पहले करेंगे डार्कली जाके, फिर उसके बाद करेंगे इसको ट्रिक से। आपको जैसा बेटर लगे आप वैसा कर सकते हैं, जैसा बेटर लगे आप वैसा कर सकते हैं। क्या देखो, पहले बोला है प्रति चुंबकीय, क्या बोला है, प्रति चुंबकीय। तो आपको पता है प्रति चुंबकीय कौन होता है, जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए, युग्मित होने चाहिए, अनपेयर ना हो, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए, जोड़ों में होने चाहिए ना। तो इसका आपने स्ट्रक्चर अभी निकाला है, इसका स्ट्रक्चर आपने अभी निकाला है, देखो क्या है ये, FeCN6-4 है ना। जब ये इसका स्ट्रक्चर कौन सा आ रहा है देखना मुझे जरा, तो क्या सब इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं आ रहे, आ रहे हैं ना पेयर। देखो बीबीटी का ये फायदा है, आप डाईमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मिनटों में निकाल दोगे, कितने कैसे आ रहे हैं सब इलेक्ट्रॉन युग्मित, इसीलिए ये क्या होगा, प्रति चुंबकीय, सिंपल। अगर यहाँ पे नहीं आते तो वो भी आने वाला, वो भी निकालेंगे, टेंशन मत लो, तो समझ जाओगे ना। अब रीजन समझ आ गया, रीजन क्या है इसका, रीजन आप लिख सकते हो साफ साफ, इसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित है, पेयर में सब इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये प्रति चुंबकीय। ट्रिक की बात बताऊं, अब ट्रिक कैसे करना है, जैसे आपको नहीं समझ आ रहा संकरण मान लो, तो आपको लिख देना, आपको पता है प्रति चुंबकीय है ना, तो आपने डी ब्लॉक में क्या पढ़ा था, अगर सब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित होते हैं, तो प्रति चुंबकीय होता है। आपने पढ़ा था डी ब्लॉक में, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अनुचुंबकीय। तो आप देखो बिना हाइब्रिडाइजेशन के भी लिख सकते हो कि क्या FeCN6-4 आयन प्रति चुंबकीय है, क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, कर सकते हो ना ऐसे। यहाँ पे जैसे बोला FeCN6-3 आयन अनुचुंबकीय, तो आप बोल दोगे क्या, FeCN6-3 आयन अनुचुंबकीय क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित है, हो गया काम। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर वो समझ नहीं आ रहा, डायरेक्टली समझ आया डायरेक्टली समझ लो, सिंपल है तो सिंपल समझ लो। चतुष्फलकीय होता है, और ये क्या होता है, वर्ग समतलीय होता है। उसने बोला है ना, आपको क्या बताना है, आपको बताना, अब इसका स्ट्रक्चर पे आ जाओ। आपने पढ़ा था ना स्ट्रक्चर, सब याद करो, अरे पढ़ा था ना। अब ये डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में मानता हूं कि आपको दो ट्रिक मैंने बताई है, आप बिना कुछ किए भी इसका आंसर लिख सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया था, और आप डायरेक्टली जाकर भी इसका आंसर लिख सकते हो, जैसा आपको बेटर लगे वैसा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे आती है अब स्ट्रक्चर की बात। स्ट्रक्चर उसने पूछा है भाई, क्या ये क्या है,
पैरामैग्नेटिक तो हो गया, टेट्राहाइड्रल एंड, हाँ देखो उसने बोला है क्या, ये तो हमारा चतुष्फलकीय है, कैसा है, चतुष्फलकीय मीन्स टेट्राहाइड्रल है, और उसने बोला ये है वर्ग समतलीय मीन्स स्क्वायर प्लेनर। देखो समझो दोनों को समझो, उसने बोला ये तो हमारा चतुष्फलकीय है, कैसा है, चतुष्फलकीय, और उसने बोला ये हमारा वर्ग समतलीय मीन्स ये है टेट्राहाइड्रल, कैसा है, टेट्राहाइड्रल, ये है स्क्वायर प्लेनर। क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, तो जो मैंने कल आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया था उसमें स्ट्रक्चर लिखे थे, क्या लिखे थे, टेट्राहाइड्रल और सब तरह के स्ट्रक्चर लिखे थे ना, तो आपकी बुक में एनसीईआरटी में नीचे लिखा भी है कि इस टाइप का संकरण होगा तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा, इस टाइप का संकरण होगा तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा। तो आपको मैंने स्ट्रक्चर सब दिखा दिए थे, और स्ट्रक्चर के नीचे आप ये चीज देख लेना बस, क्योंकि देखो इतना सारा हम बताएंगे सब तो क्लासें हो जाएंगी 50-50 घंटे की, ठीक है, तो कुछ बात आप भी कर लें, क्योंकि एक एक पॉइंट बताएंगे फिर उससे बताएंगे फिर उससे बताएंगे, तो हम चाहते हैं कि आप कुछ काम आप भी कर लो। तो वहां पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, तो वहां पे लिखा हुआ भी है कि इस टाइप का संकरण होगा तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसा होगा। तो मेन क्या है, मेन क्या है, मेन है कि आपसे संकरण निकालना आना चाहिए, संकरण निकालना आना चाहिए, संकरण आपका आ गया निकल के, तो आप उसका स्ट्रक्चर बता सकते हो। जैसे देखो एग्जांपल से समझो, अगर किसी पे संकरण आता है कितना, sp3, तो फिक्स है, तो फिक्स है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा, मींस चतुष्फलकीय होगा। तो आपको क्या निकालना आना चाहिए, क्या जो अभी सिखाया था मैंने ये निकालना आना चाहिए, इसको देखते आप बता दोगे स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो जब क्वेश्चन का आंसर तो लिखना आसान है, क्या लिख दोगे इसका आंसर, क्या लिख दोगे कि इस पे संकरण कैसा है, कैसा है, sp3 है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है, चतुष्फलकीय। मैंने बोला ना आंसर लिखना बहुत इजी है, आंसर लिखने के तरीके तो मैं बता रही हूँ आपको कैसे लिखना है, लेकिन निकालना भी तो आना चाहिए। अब देखो किसी का क्या है, किसी का है sp²d, किसी पे संकरण निकल के आया sp²d, तो उसका स्ट्रक्चर आता है स्क्वायर प्लेनर। तो आपको अगर ये पता है कि इस पे किस टाइप का है, तो आप स्ट्रक्चर तो आसानी से बता सकते हो, और आपकी बुक में साफ साफ लिखा है कि इस टाइप का आएगा तो ये है स्ट्रक्चर, इस टाइप का आएगा तो ये है स्ट्रक्चर। क्लियर है, तो आप उसे देख लेना आप, और आप तो निकाल सकते हो शायद। तो समझ आ गया, इस पे कैसा होना, कैसा होगा, कैसा होगा इस पे बताओ मुझे, कैसा होगा इस पे, निखिल पे इस पे कैसा होगा, चतुष्फलकीय है ना, तो sp3 होगा, कैसा होगा, sp3 होगा। आप बिल्कुल निकाल सकते हो, इसको निकाल सकते, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। अब कुछ दिक्कत किसी को, किसी को दिक्कत, दोबारा बताओ, समझ में जब आएगा जब तुम घर पे जाके भी पढ़ोगे, क्योंकि ये चीज मैंने कल भी बताई थी और ये चीज पहले भी बताई थी, मैंने बताई नहीं थी कल भी, लेकिन कल आप सुन ही नहीं रहे थे उसको। मैंने सीधा सा बोला, मैं एक बार और बता दूंगा, लेकिन आप घर पे भी जाके पढ़ा करो, घर पे जाके भी पढ़ा करो। हाँ हाँ, तुम्हारा भी मैंने बोला ना, जिन्हें पेपर में पास पास वाला है तो उनका भी जुगाड़ है मेरे पास, तुम टेंशन, मैं तो दो तरह से पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं इसके आंसर क्यों बता रही हूँ, दो तरह से बता रही हूँ मैं, इसीलिए कि जिसको टेंशन नहीं लेनी तो वो ऐसे आंसर लिख दे, बताता हूँ ना, इसीलिए बताता हूँ, जो इसलिए नहीं पढ़ना, जिसे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी वो ऐसे लिख सकता है। आप स्ट्रक्चर निकाल सकते हो आप, और आप इसका स्ट्रक्चर भी बता सकते हो। तो आपसे क्या निकालना आना चाहिए, संकरण निकालना आना चाहिए, जिससे दो चीजें आप क्लियर हो जाएंगी। क्या आप बता सकते हो ये पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है, मतलब अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय, और आप बता सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे आपके पास आएगा आप बता दोगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। यही पूछा उसने, देखो अब उसने पूछा है क्या, ये हमारा -2 पे Ni पे संकरण समझाइए। क्या समझाना है Ni पे, देखो Ni का बिल्कुल सेम निकालना है, जैसे मैंने भी निकाल के दिखाया था किसका, यहाँ पे दे रखा है, देखो यहाँ पे
समझे? यहाँ पे जैसे मैंने एक सिखा दिया, आगे उसी टाइप से आपको करना है, जैसे मैंने सिखाया उसी टाइप से आगे करना है। ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे Ni क्या है हमारा, CN4 और हमारे क्या दे रखा है यहाँ पे, क्या दे रखा है -2। ये है ना, आपको बिल्कुल ऐसे निकालना है जैसे मैंने अभी बताया था। पहले आपको निकिल का क्या पता होना चाहिए, निकिल का एटॉमिक नंबर, और ज्यादा नहीं है। देखो किस किस के पूछता है, ये मोस्टली आयरन पे देता है, निकिल पे देता है, और कॉपर दो चार है ये, बस इनको याद कर लेना। बाकी ऐसा नहीं कि पूरी टेबल से देगा। मोस्टली तो देखा होगा तुमने आयरन पे और निकिल पे क्वेश्चन पूछता है। किस पे, आयरन पे और निकिल पे, दोनों के मैंने करा दिए। देखो आयरन के कितना होता है 26 और निकिल का होता है 28। तो निकिल का कितना है, निकिल का है 28। तो पहले क्या करना है इसका, आपको नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। क्या निकालना है आपको, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन देखकर फिर क्या करोगे, अब मैं डायरेक्ट निकाल दूं ना, आप ज्यादा बात को निकाल सकते हो। आपको पता है लास्ट में क्या आएगा इसका 3D, आपको पता है 4S, ये आते हैं लास्ट में। यहाँ पे 2 गया, कितना गया, 2 गया। इसमें आयरन से कितने ज्यादा है, 2, तो डी में कितने ज्यादा होंगे, 2। उसके में कितने थे, 6, तो इसके में कितने होंगे, 8, 6 एंड 8 है ना। अब इसको कॉन्फ़िगरेशन आप बना सकते हो ना, जैसे आपको पता है डी में कितने, अरे ये तो बना दोगे ना, 1 2 3 4। डी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। आपको पता है एस में कितने हैं, 2, एस में कितने हैं, 1 2, हो गया। फिर क्या करते हैं, फिर ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको। ऑक्सीडेशन नंबर निकल के क्या आएगा, आपको पता है सामने कितना है, देखो निकल पे कितना Cn का होता है, जैसा अभी निकाल के दिखाया था मैंने। Cn का कितना होता है -1, जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे, अभी तो दिखाया है और क्लास में भी बताया था कैसे निकालते हैं। अब मैं डायरेक्ट कर दूं, टाइम बच जाएगा, आपको सिखा तो दिया मैंने पिछले क्वेश्चन में। Cn का कितना है -1, -1 की 4 से करोगे कितना आएगा, -4। आपको पता है सामने क्या जाएगा, -2, जब -4 उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, +4 2 को कैंसिल कर दे, क्या आ जाएगा, प्लस। तो सी बात है इसकी निकल। फिर क्या, पहले तो आप लिखते हैं इसका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे तो किया था एफई में अपनों ने। पहले क्या किया था, देखो पहले किया था नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, फिर जो भी ऑक्सीडेशन नंबर था उस कंडीशन में उसका कॉन्फ़िगरेशन कर दिया था, याद करो। तो अब क्या कर देंगे इसका, देखो अब कौन सी कंडीशन है, Ni+2, यही है ना। तो आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन इसके मूव हो जाएंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएंगे तो क्या होगा बताना मुझे। तो आपको बस 1 2 3 4, तो आपको पता है कि आपके पास बस ये बचेंगे, कितने हो गए ये, ठीक है। और एस क्या हो गया अपना, बताओ मुझे, 4S क्या है, खाली। और आपको पता है 4P भी क्या है आपका, खाली। और डी भी क्या है आपका, खाली। अब जितने की जरूरत पड़ेगी आप ले लेंगे। आपको पता है Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मैंने बताया जो जनरल में आप समझ लो कि अच्छे लिगेंड है, और अच्छे लिगेंड है, और अच्छे लिगेंडों को देखकर क्या होते हैं, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी पेयर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये वाला भी क्या चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो पेयर हो जाएंगे ना। पेयर हो जाएंगे तो डी का कितना बचेगा, 1। कितने आ रहे हैं जोड़े, 4। तो कितने कक्षक चाहिए इन्हें, क्योंकि एक पेयर एक में आता है ना, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर एक में आता है ना, तो कितने चाहिए, 4 आ रहे हैं, 4 चाहिए। अब आपको पता है एक तो आपके पास डी का है, एक क्या है आपके पास, डी का, एक एस का, कितने हो गए, 2। और 2 जो आपका पी खाली बचा उससे ले लेगा, ना, तो कितने हो गए, 4। तो आपने कितने यूज किए, आपने पी के कितने यूज किए,
दो यूज किए ना, तो पी के यूज किया आपने दो, बहुत बढ़िया। एस के कितने यूज किए? एक। और डी के कितने यूज किए? एक। तुम्हें पता नहीं है डी का अनपेयर नहीं हो गया, ये इधर चला गया ना, तो डी का खाली बच गया ना, तो एक डी का ये, एक एस का ये, दो हो गए, दो पी के, तो कितना हो गया? एस पी स्क्वायर डी आ गया। किसी का भी निकाल सकते हो आप। एक चीज और बता दो, अगर यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड होगा तो फिर ये पेयर नहीं होंगे, ये बस ध्यान रखना है। अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो ये पेयर नहीं होंगे, फिर जुगाड़ आपको खाली वालों से करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? मतलब ये पेयर नहीं होंगे। ये पेयर कब हो रहे हैं? जैसे देखो एग्जांपल बताओ, यहाँ पे Cl होता, क्या होता? Cl। तो जब Cl आता, जैसे मान लो Cl के यहाँ पे 4 आते, Cl के कितने आते? 4 आते, तो Cl है हमारा बुरा लिगेंड। कैसा लिगेंड? बोले तो वीक फील्ड लिगेंड। कैसा लिगेंड है? वीक फील्ड। तो आपको बताया Cn तो सॉलिड था, तो इसके डर के वजह से ये पेयर हो रहे थे, ऐसा समझ सकते हो ना। ये तो सॉलिड था तो डर के वजह से पेयर हो रहे थे कि इसको जगह खाली कर दो वरना मारेगा, ऐसे मान लो, ऐसे तो याद रख सकते हो ना। तो डर के वजह से ये पेयर हो गए, तो इसने देखो उसके लिए सॉलिड वाले के लिए जगह खाली कर दी, लेकिन ये तो वीक है, ये कैसा है? वीक, तो इसके लिए जगह खाली नहीं करेंगे। तो अब जब 4 आएंगे तो आपको पता है ये तो खाली होगा नहीं, ये खाली नहीं होगा ना, तो जो खाली है उनका जुगाड़ आपको करना पड़ेगा। तो आपको पता है एक एस खाली है और कितने खाली है? एस, फिर आपको पी लेने पड़ेंगे 3, तो क्या हो जाएगा? sp3। बस एक पॉइंट ध्यान रखना, जब सॉलिड फील्ड लिगेंड आता है तो अनपेयर भी पेयर हो जाते हैं। फिर जितने बचते हैं आप, जितनों की जरूरत होती है टोटल जोड़ के आप एक साथ कर देते हैं। अगर हमारा वीक फील्ड लिगेंड आता है तो ये अनपेयर नहीं होते, फिर आपको खाली वाले लेने पड़ेंगे। अगर Cl आता तो आपको ये तो कुछ नहीं होता, इससे तो मकसद ही नहीं रहता आपका। फिर क्या करते आप? एक तो आपके पास S खाली है और कितने? 3 आपके पास P खाली है। अब ये चारों मिलकर 4 बनाएंगे। बात समझ आ रही है? 1 2 3 4, तो कौन सा संकरण हो गया यहाँ पे? sp3। इतना इजी है संकरण निकालना, बस लिगेंड पता होना चाहिए, वीक फील्ड है या सॉलिड फील्ड है, देखते ही आप बता दोगे, देखते ही आप बता दोगे। बस ये ध्यान रखना कि सॉलिड फील्ड वाले को देखकर ये पेयर हो जाते हैं और वीक फील्ड वाले को पेयर नहीं होते, फिर आप खाली खाली वालों को जुगाड़ कर लेंगे। क्लियर है? अब आंसर कैसे निकालना है देखो, जिसको टेंशन कम लेके आंसर निकालना है वो ऐसे निकाल लो। आपको पता है पृथ्वी चुंबकीय है, तो आपको पता है पृथ्वी चुंबकीय कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, तो आप लिख दोगे पृथ्वी चुंबकीय क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन क्या है इसके? युग्मित है, पेयर्ड है। ये बोल रहा है ये अनुचुंबकीय, तो आप लिख दोगे सीधी बात है इसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, अयुग्मित है इसलिए वो क्या है? अनुचुंबकीय। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, इसे पूछा संकरण, तो देखो संकरण का तो कोई तोड़ है नहीं, क्योंकि संकरण पूछा तो संकरण ही बताना पड़ेगा निकाल के। आगे आता है चतुष्फलकीय, देखो इनके तोड़ है, इनके क्या है? तोड़ है। आपको ये याद कर लेना है टेबल से कि किस तरह का होता है तो क्या होता है। जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि क्या होता है, जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि किसी पे sp3 संकरण होता है तो वो कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है। तो आप लिख दोगे, जैसे ही आप देखोगे क्या कि चतुष्फलकीय है, तो आपको पता है ना हाइब्रिडाइजेशन कैसा हुआ होगा इस पे? sp3, तो आप लिख दोगे सीधा सा, निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी की टेबल तो दे रखी है ना, उसमें लिख रखा है सबका कि ऐसा टाइप का होगा तो स्ट्रक्चर ये होगा, ऐसा टाइप का होगा तो स्ट्रक्चर ये होगा, तो आप उसको याद कर लेना, किसी का भी आंसर निकाल दोगे। फिर वो बोलेगा चतुष्फलकीय तो आप बोल दोगे sp3 संकरण है, इसने चतुष्फलकीय है। ये बोलेगा क्या? वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय मींस स्क्वायर प्लेनर, तो आप बोल दोगे क्यों? क्योंकि इस पे sp स्क्वायर्ड संकरण हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए ये दोनों ट्रिक समझ आ गई। चाहे आप सिंपल सा याद करके लिख दो, क्योंकि कितने हैं वो? 5 है ना, कितने हैं? 5, बस 5 को याद करना है कि sp3 पे इस टाइप का स्ट्रक्चर और sp3 पे sp3d पे इस टाइप का स्ट्रक्चर, उसे करके जैसे, क्योंकि बता तो खुद रहा है ना कैसा स्ट्रक्चर है, बता तो खुद रहा है ना कैसा स्ट्रक्चर है, बस आप लिख दोगे ऐसा स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि संकरण ऐसा है, ऐसा स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि संकरण ऐसा है, तो आप कर सकते हो। तो शायद आपको क्वेश्चन सब समझ आएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक टाइप का क्वेश्चन सब करा दूं, और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और इससे क्वेश्चन आते भी नहीं है।
और क्वेश्चन आते इससे आते भी नहीं है। अब देखो कुछ क्वेश्चन आगे, जैसे इसने बोला अनुचुंबकीय, देखो आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हो ना, आप मैंने दोनों तरीके सिखा दिए, एक तो देख लो पेयर्ड है या अनपेयर्ड है, उसके अकॉर्डिंग निकाल दो, और अगर नहीं जाते गहराई में तो मत जाओ, लिख दो ये क्या बोला उसने अनुचुंबकीय, तो डायरेक्ट लिख दो कि इसमें क्या है अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसलिए अनुचुंबकीय। इसने बोला है कि प्रतिचुंबकीय, तो बोल दो कि इसमें पेयर्ड है युग्मित है इसलिए अनुचुंबकीय, कुछ झंझट ही खत्म। जैसे उसने बोला चतुष्फलकीय तो लिख दो क्योंकि इसमें sp3 संकरण है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आंसर हम सीधे सीधे भी निकाल सकते हैं कुछ ना किए बिना। जैसे यहाँ पे प्रबल अनुचुंबकीय, अब देखो प्रबल और दुर्बल अनुचुंबकीय। अब प्रबल आपको पता है कि ये तो सॉलिड है, ये वीक है, आपको पता है कि क्वालिटी जो अनुचुंबकीय आती है किससे आती है, पैरामैग्नेटिक वाली क्वालिटी किससे आती है, अनपेयर इलेक्ट्रॉनों से। देखो दिमाग से, मैं अब ऐसा सिखा रहा हूं तुम्हें जो दिमाग से करके आंसर कर दो, संकरण वंकरण ना करना पड़े क्योंकि हर बच्चा तेज नहीं होता। क्या आपको पता है अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक क्वालिटी किससे आती है, अनपेयर इलेक्ट्रॉनों से। तो दिमाग लगाओ, जितने अनपेयर ज्यादा इतना अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक ज्यादा, और जितने कम इतना कम। इसका मतलब इसने बोला ये प्रबल है तो उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे ज्यादा, उसने बोला है ये दुर्बल है वीक है, ये तो है सॉलिड पैरामैग्नेटिक, मतलब स्ट्रांगली बोल दो सॉलिड बोल दो, तो ये तो है हमारा प्रबल अनुचुंबकीय मींस स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। उसने बोला भाई ये दुर्बल अनुचुंबकीय मींस वीकली पैरामैग्नेटिक। तो आपको पता है कि ये मैग्नेटिक वाली पैरामैग्नेटिक वाली क्वालिटी आती किससे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन से। तो आप खुद सोचो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा इतनी पैरामैग्नेटिक मींस अनुचुंबकीय वाली क्वालिटी ज्यादा होगी। तो ये सॉलिड इसलिए है, अब तो समझ आ गया ना, तो क्या लिख दोगे कि ये प्रबल इसलिए है अनुचुंबकीय, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक इसलिए है क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। आप लिख दोगे वीकली इसलिए है क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम है। सिंपल, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आंसर निकाल सकते हो। मैंने दोनों तरह से आंसर बताए हैं, आप डीपली जाना चाहो तो आप डीपली भी जा सकते हो क्योंकि तुम्हें पता है जो बड़े एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें तो डीपली जाना पड़ता है, तो जाना चाहो तो जा सकते हो, और सिंपल में करना चाहो तो आंसर किसी का भी निकाल सकते हो। ट्रिक कैसी है, ठीक है ना, किसी का भी आंसर निकाल दो, बस आपको कुछ नहीं पता होना चाहिए, बस पता होना चाहिए कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन से पैरामैग्नेटिक होता है और पेयर इलेक्ट्रॉन से डाईमैग्नेटिक होता है। मींस अगर हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय होगा, और अगर हमारे पास युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो प्रतिचुंबकीय होगा। इतना पता होना चाहिए, आंसर आप निकाल दोगे, डायरेक्ट लिख दोगे। और बस आपको संकरण पता होना चाहिए कि sp2d पे किस टाइप की स्ट्रक्चर होता है, sp3 पे किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे ही आपको स्ट्रक्चर दिया होगा कि ये चतुष्फलकीय मतलब, तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि भाई sp3 संकरण है इस पे, वो बोलेगा स्क्वायर, हमारा जो स्क्वायर है ये मतलब, तो क्या बोल दोगे आप बोल दोगे कि इस पे sp2d संकरण। सिंपल, बस आप 5 वो याद कर लोगे, किसी का आंसर निकाल दोगे, 2 बातें याद है, किसी का भी आंसर निकाल दोगे, और थ्योरी आपको मैंने लिगेंड विगेंड के अच्छे से पढ़ाई है। तो ये थे सब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक आप ध्यान रखना कि 4 नंबर के इससे आते हैं IUPAC, जो मैंने आपको कल पढ़ाए थे, और आपको अच्छे से ट्राई करने हैं। तो आज की क्लास क्या है, हम यहीं पे एंड करते हैं।